अब दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो अगर 100 डिग्री पर, याद है 1 एटमॉस्फेरिक था, तो अब नॉन वॉलेटाइल डालने के बाद 100 डिग्री पर 1 एटमॉस्फेयर से कम, सपोज 0.7 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर आ रहा है। बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है। अगर मैं वेपर प्रेशर की टर्म में देखूं तो वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the solution will equals to the atmospheric pressure. So the temperature at which the vapor pressure of the solution will equal the atmospheric pressure. Now that temperature is known as boiling point. Now अब एक चीज सोचो, यानी अगर मैं बिना नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाले बॉयल कर रहा था और ऊपर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो 100 डिग्री पर ये दोनों इक्वल हो रहे थे। लेकिन अब 100 डिग्री पर 1 एटमॉस्फेरिक नहीं हो रहा, यानी 0.7 एटमॉस्फेरिक हो रहा है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। और सपोज कीजिए कि 120 डिग्री तक आते आते मुझे मिल जाता है मेरा 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, तो ये 20 डिग्री क्या हो गया? राइज हो गया। नाउ दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज सोचो, आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि आप लिक्विड से गैस में जाओ, यानी आप चाहते हो कि बॉन्ड एनर्जी कम की जाए, बट नॉन वोलेटाइल डालने पर बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। तो दैट मीन्स आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप एक बंदे को मारने गए और आपने देखा होगा 4 लोग पहले उसके साथ खड़े हुए हैं, तो अब आपको और लोग ले जाने पड़ेंगे, एनर्जी और लगानी पड़ेगी आपको। ऐसे ही यहां हो रहा है। बॉइलिंग के केस में हम लिक्विड से गैस में जाना चाह रहे हैं, यानी हम बॉन्ड एनर्जी कम करना चाह रहे हैं, बट अगर उसमें नॉन वोलेटाइल डाला तो उसकी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो दैट मीन्स हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग में सोचो, फ्रीजिंग में है क्या चीज? अगर ढंग से देखा जाए, याद करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रीजिंग में हम चाह रहे हैं कि लिक्विड से सॉलिड में जाया जाए। अगर लिक्विड से सॉलिड में जाया जा रहा है, इसका मतलब हम चाहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी बढ़े, और वही तो हो रहा है, तो हमें एनर्जी कम लगानी पड़ रही है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों, ये दो प्रॉपर्टी हैं जो सेम पैटर्न पे चल रही हैं, और इन दोनों का जो फॉर्मूला है, नाउ दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप देखें शॉर्ट में इसको कैसे फटाफट याद कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अगर बॉइलिंग की बात करता हूं तो फाइनल टेम्परेचर बड़ा है और इनिशियल टेम्परेचर छोटा है, क्योंकि एलिवेशन हो रहा है भाई। तो T2 minus T1 is directly proportional to molality। याद आया बच्चों, स्टार्टिंग में कहा था कि मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं है, यानी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ क्योंकि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमें मोलैलिटी ही लेना पड़ता है। इसे जब खोला गया तो KBM, दिस इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, पानी के लिए इसका वैल्यू होता है 0.52। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। तो दिस इज एलिवेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TB। फ्रीजिंग के केस में क्या हो जाएगा? बस ये T1 minus T2 एज फाइनल टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ इनिशियल, तो हम क्या करेंगे? T1 minus T2 एंड दिस इज नोन एज डेल्टा TF, और यहां पर क्या हो जाएगा? KF। इसे कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम विद दिस?
ठीक है बच्चों, फॉर्मूला याद रखें तो बहुत इजीली अपना हो जाएगा। अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए जरा, ऑस्मोटिक प्रेशर। So now, the fourth and last colligative property is osmotic pressure. First of all, let's start with diffusion. Now, what is diffusion? How can I define diffusion? Flow of particle from the state of higher concentration to the state of lower concentration is diffusion. सोचो अगर यही चीज सिर्फ लिक्विड में हो रही है, और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर बात करता हूं तो सॉल्यूशन में अगर सिर्फ सॉल्वेंट अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे आए, ओनली सॉल्वेंट, अगर आप ओनली सॉल्वेंट कह रहे हो इसका मतलब आप सॉल्यूट को अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे आने से रोकोगे। क्लियर? तो उसको रोकने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी मतलब पूरा क्रॉस कर दे, सेमी माने हाफ। तो ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? Osmosis is the flow of solvent particle from the state of their higher concentration to the state of their lower concentration through a semi-permeable membrane। ध्यान रखना SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर लिखना है इसमें। अब एक चीज सोचो बच्चों, अगर सॉल्वेंट एंट्री लेगा तो जो ये मेम्ब्रेन है ये प्रेशर लगाएगा, और जो चीज है प्रेशर लगाएगी इसके अंदर वो एंट्री लेगा। द pressure applied to prevent osmosis is known as osmotic pressure। अगर ढंग से आप देखो समझ जाओगे, ये तो पता ही है PV is equal to nRT, इसे N/VRT ले लो, तो ये क्या हो जाता है? मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। तो एक्चुअली ये जो प्रेशर बन रहा है पाई, दिस इज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इज इक्वल टू CRT। क्लियर है? तो द प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक बार मैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आपने लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। पहला था बच्चों RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। Next is elevation in boiling point. Now this is delta TB is equal to KBM. Third is depression in freezing point, delta TF is equal to KFM. And final is osmotic pressure. पाई इक्वल टू CRT। बच्चों ध्यान रखना, इसको चारों फॉर्मूलेस को याद करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन जरूर इस पे बनेगा। ठीक है? अब बच्चों एक बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। देखो, आइडियल वो जो राउल्स लॉ फॉलो करें, नॉन आइडियल वो जो राउल्स लॉ फॉलो ना करें। अब सोचो यार, अगर जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो वो डिविएशन शो करेंगे। ठीक है? राउल्स के अकॉर्डिंग ये था कि अगर दो सॉल्यूशन आप ऐड करते हो और एक का वेपर प्रेशर 6 था और दूसरे का 8, तो मिला के 14 आना चाहिए। लेकिन अगर 14 से कम आ जाए तो नेगेटिव डिविएशन, और 14 से ज्यादा आ जाए तो पॉजिटिव डिविएशन। ये हम सब समझ गए हैं कि अगर वेपर ज्यादा निकलेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वेपर कम निकलेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। बच्चों जब A और B जुड़ गए तो हमें मिला AB रिजल्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर रिजल्टेंट की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुई तो वेपर निकालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर रिजल्टेंट की बॉन्ड एनर्जी कम हुई तो वेपर निकालना आसान हो जाएगा, और अगर वेपर ज्यादा निकलेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम दो डेविएशन स्टडी करेंगे, वन इज पॉजिटिव डेविएशन
and one is negative deviation. In this case, bond energy of resultant will be less. क्यों? कम होगी तो ज्यादा वेपर निकलेंगे और पॉजिटिव डिविएशन, ज्यादा भी प्रेशर हो जाएगा। और अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाए रिजल्टेंट की तो नेगेटिव डिविएशन, यानी फिर वेपर निकालना मुश्किल हो जाएगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये डिविएशन जरूर याद रखना।